हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग ELT 2018 जीव विज्ञान का जो शेष पार्ट था, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं। लिखा है, कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि व्हिच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायाफ्राम। मीन्स डायाफ्राम को ब्लड कौन सी धमनी प्रदान करती है, तो वो है फ्रेनिक धमनी। यहाँ पर जो पहली लिखी है मध्य छद, जिसे हिंदी में कहते हैं, फ्रेनिक धमनी डायाफ्राम को ब्लड की सप्लाई करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है, तो लाइसोजाइम आंसू में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, उपर्युक्त सभी। लाइसोजाइम इन सब में मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की जांच के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। हार्मोन्स फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार है वो होता है HCG, जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो प्रेगनेंसी के कुछ समय के पश्चात ये हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसकी मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है और यूरिन टेस्ट के द्वारा इस बात को कंफर्म किया जाता है कि प्रेगनेंसी है अथवा नहीं है। तो प्रेगनेंसी की जांच के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार है वो HCG होता है, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था। तो आर्कियोप्टेरिक्स आपने पढ़ा है, इसके जीवाश्म की खोज एंड्रियाज वैगनर ने किया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स को किसके किसके बीच की कड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके बीच की कड़ी है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि ये किसके किसके बीच की कड़ी है। तो इसके जीवाश्म की खोज किया था एंड्रियाज वैगनर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पुरोगामी है। पहला है सोमैटोस्टेनिन, दूसरा है रेटिनिन, तीसरा है स्कोटाप्सिन और चौथा है आयरिस के वर्णक का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा रेटिनिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त हो, तो हमारे शरीर से उस कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन के स्रावण को कौन प्रेरित करता है। तो इसका सही जवाब होगा GLP-1। ये GLP-1 पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है, जो कि पैनक्रियाज से इंसुलिन के स्रावण को प्रमोट करता है। यहाँ पर देखिए जो CCK है, ये भी पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला हार्मोन्स है और ये पैनक्रियाटिक जूस के सेक्रिएशन को बढ़ाने का काम करता है। मीन्स उसके सेक्रीशन को उद्दीपित करता है CCK भी। लेकिन यहाँ पर स्पेशली इंसुलिन के केस में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा GLP-1, जो कि 7 से 36 एमाइड का बना हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन नाशन कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा अग्र पीयूष में। जो पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, उसमें ये कैस्ट्रेशन सेल्स पाई जाती हैं। जब व्यक्ति ज़्यादा शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है तो उसके मस्तिष्क में, मीन्स यहाँ पर अग्र पीयूष में, इस प्रकार की सेल्स बनना प्रारंभ हो जाती हैं पीयूष ग्रंथि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी में अंतःक्षिप्त अधिकांश रेडियोधर्मी आयोडीन एकत्रित होगी। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। तो जब हम आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं तो यह आयोडीन
उस व्यक्ति के शरीर में जा कर के इकट्ठा कहाँ पे होती है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अस्थियों में। यहाँ पर थायराइड देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा, थायराइड में ये नहीं जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। तो उसको ले करके आप ये मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयोडीन दिया जा रहा है 131, वो एक प्रकार का कैंसर के उपचार के लिए दिया जाने वाला आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है। तो इसका जो एक्युमुलेशन होता है बॉडी में वो अस्थियों में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली के डीपोलराइजेशन के माध्यम से पेशियों में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पंप। बाकी सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने मस्तिष्क पढ़ा होगा, ब्रेन की एक्टिविटी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर सोडियम, पोटेशियम पंप ये सब पढ़े होंगे। लेकिन जो कैल्शियम पंप होता है ये मसल्स के डीपोलराइजेशन के माध्यम से संकुचन प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अल्फा एवं बीटा उप इकाई का नहीं बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एक छोटा हार्मोन्स होता है जिसमें अल्फा और बीटा दो उप इकाइयाँ नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है? देखिए, रेनिन का स्रावण जो होता है वो जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल से होता है। यहाँ पर जो जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती हैं, गुच्छासन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब आप नेफ्रॉन बनाते हैं तो वहाँ पर जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स दिखाई देती हैं, और उसी जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन का स्रावण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डाइपेप्टाइड में दो पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दो पेप्टाइड के बीच में यहाँ पर जैसे एक पेप्टाइड ये हो गया, एक पेप्टाइड ये हो गया, तो ये डाइपेप्टाइड हो गया। इनके बीच में जो बंध बनेगा वो केवल एक ही बंध ना बनेगा। यहाँ पर दे रहा दो पेप्टाइड आबंध, तो दो तो होंगे नहीं, एक ही होगा। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है यही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पर सुमेलित है। ट्राइग्लिसराइड में एस्टर बंध होता है, लिनोलिक अम्ल में असंतृप्त वसा अम्ल होती है एक प्रकार की, और गैलेक्टोज एक प्रकार का मोनोसैकराइड है। आपने पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों मोनोसैकराइड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वो कौन सी है? तो आपने पढ़ा है कि जो ओजोन गैस होती है इसकी एक मोटी परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य के प्रकाश में मौजूद खतरनाक पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम लोगों की रक्षा करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहन क्षमता क्या है? व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके, या व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। तो ये अधिकतम वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये ही वहन क्षमता कहलाती है कि किसी भी पर्यावरण में व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो जीवन यापन कर सके उसी को हम वहन क्षमता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है, समष्टि मीन्स पॉपुलेशन, कि जब एक जनसंख्या पहले धीमी गति से बढ़ती है, फिर तेज़ी से बढ़ती है और बाद में जाकर अस्थायी हो जाती है कि अब ना तेज होगी ना तो धीमी होगी, तो इसका जो चक्र बनेगा, वृद्धि चक्र बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो वो बनता है यस के आकार का। ऐसे आप देख लीजिए कि पहले तो ये धीमी गति से बढ़ रही है, फिर थोड़ा जाकर के यहाँ पर वृद्धि की गति तेज हुई, फिर जाकर के ये अस्थायी हो जाती है। तो ये जो बनती है यस के आकार का बनती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे फ्लोरीन
क्लोरीन और कार्बन में टूटता है। मीन्स उसे तोड़ने का काम कौन करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, क्योंकि क्लोरो मीन्स क्लोरीन, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन और कार्बन, तीन चीज़ों से मिलकर ये गैस बनी होती है। तो इन तीनों पार्ट को अलग कौन करेगा? कहाँ पर? समताप मंडल में। तो समताप मंडल में आप जानते हैं कि वहाँ पर जो ओजोन परत है उस पर पड़ती है पराबैंगनी किरणें, और वही पराबैंगनी किरणें इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में तोड़ने का कार्य करती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों की सक्रियता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वलन का क्षेत्र है द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि जो इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है वो प्रास्पेक्टिव एक्टोडर्म में होती है, प्रास्पेक्टिव एक्टोडर्म में होती है, जिसे हिंदी में उत्तर काल की बाह्य त्वचा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one is not a vestigial organ in man? इनमें से कौन सा मनुष्य में एक अवशेषी अंग नहीं है? तो आप जानते हैं कि कृमि रूप परशेषिका ये एक अवशेषी अंग है, चंद्रार्ध वलन ये भी एक अवशेषी अंग है, कर्णपेशी मनुष्य में ये भी अवशेषी होती है क्योंकि कान की पेशियां हिल डुल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कंठच्छद, जिसे इंग्लिश में एपिग्लाटिस कहते हैं। एपिग्लाटिस अवशेषी अंग नहीं है, इसका हमारे शरीर में कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। मीन्स जो ओल्ड एरिथ्रोसाइट होते हैं हमारे शरीर में उनको ख़त्म कौन करेगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि आरबीसीएस का जीवन काल केवल 120 दिन होता है। तो जब वो 120 दिन पूरा कर लेंगे तो उन्हें हमारे शरीर में नष्ट कौन करेगा? ये करता है लीवर और प्लीहा, लीवर और स्प्लीन इसे नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्लीहा एवं यकृत के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के भ्रूणीय विकास में कोरक रंध्र बनाता है, भविष्य का क्या बनाएगा? मीन्स जो यहाँ पर ब्लास्टोपोर होता है, फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर ये ब्लास्टोपोर फ्यूचर का जाकर के एनएस बना लेता है। फ्यूचर में जो ब्लास्टोपोर होता है वो जा कर के एनएस बना लेता है, गुदा बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? कोरक चक्रिका जिसे इंग्लिश में हम ब्लास्टोडिस्क कहते हैं, तो ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के माध्यम से बनती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अधिकोरक तथा अधा कोरक के द्वारा बनती है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी से आपको मिल गए हैं, दो क्या बल्कि अगला क्वेश्चन भी एम्ब्रियोलॉजी से ही है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? तो आप जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक एमनियोटिक प्राणी होता है, उनमें जो एमनियान होता है वो एमनियान में एमनियाटिक फ्लूइड भरा होता है जो कि बच्चों को शुष्क होने से बचाती है और बाहरी आघातों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, उल्ब या इसी को इंग्लिश में एमनियान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती है? केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, किसके एपिडर्मिस में केराटिन नहीं होती है? तो मछलियों के एपिडर्मिस में। यहाँ पर जो फिशेज हैं, मछलियाँ हैं, उसके एपिडर्मिस में केराटिन नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ के कोष्ठ निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए जो रथ के कोष्ठ है ये पिट्यूटरी ग्रंथ से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं या इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मछलियां अंडे देती है, बिल्कुल गलत बात है, सभी मछलियां अंडे नहीं देती है। सभी पक्षी उड़ते हैं, क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे रेटिकुल के जो पक्षी होते हैं वो भारी भरकम वाले होते हैं, जैसे आपके शुतुरमुर्ग वगैरह हो गए,
तो ये उड़ते नहीं है बल्कि ये दौड़ने का काम करते हैं। तो दूसरा विकल्प भी गलत है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर पूछा सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ये सही बात है। सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, ये सही बात है। सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, ये गलत बात है भाई। सभी छिपकलियाँ विषैली नहीं होती है, कुछ छिपकलियाँ विषैली होती हैं। कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता है, ये गलत बात है भाई। कुछ स्तनी विषैले भी होते हैं। वाइपर जो सांप होता है उसका विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, नहीं, उसका विष जो होता है वाइपर का वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो ये भी गलत बात है। यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो केवल 2, जो दूसरा बात है कि सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, यही बात सही है, क्योंकि कुछ पक्षियाँ दौड़ते भी हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था। इसमें नेक्स्ट है, कंचुक डायटास स्थित होती है। जो ट्यूनिका डायटास होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये वृषण में पाई जाती है, टेस्टिस में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल पोर्टम सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? वृक्क निर्वाहिका तंत्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये होता है खरगोश में, रैबिट में। रैबिट में रीनल पोर्टम सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्निवेशित डिस्क पाए जाते हैं। तो जो अंतर्निवेशित डिस्क होते हैं वो हृदय पेशियों में पाए जाते हैं। अगर आपने हृदय पेशी का संरचना बनाया होगा तो इंटरकैलेटेड डिस्क उसमें आप मेंशन करते हैं, उसी में पाई जाती हैं, हृदय पेशियों में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? देखिए वही पिछले वाले क्वेश्चन का यहाँ पर रिपीट हुआ है जो कि 58 नंबर पे था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपिग्लॉटिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट का संबंधी कौन है? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही आसान सा पेपर क्वेश्चन है ये, क्रो-मैग्नान मानव। बाकी जो ओरंगुटान है, जावा है, हीडलबर्ग मानव है, तो आपने जब मानव का उद्विकास पढ़ा था तो पढ़ा था कि क्रो-मैग्नान मानव, इनकी जो दिमाग की क्षमता है वो आधुनिक मनुष्यों के लगभग बराबर है, बिल्कुल सेम, मिलता जुलता है। सबसे आधुनिकतम मानव है क्रो-मैग्नान मानव, जो कि उनके नज़दीक है। जो आज का आधुनिकतम मानव है उसके बिल्कुल निकट का संबंधी क्रो-मैग्नान मानव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है, नए वेरिएशंस ले आता है। यही बात यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ था? देखिए रट्टा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राइएसिक काल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र युग्मक जात के उद्भवन का कारण है सिनेप्टिक स्पेसिएशन आकर्ष ड्यू टू पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी के कारण ये उत्पन्न होते हैं सूत्र युग्मक जातियाँ। इसके बाद नेक्स्ट है, मिथ्या देह गुहा या जिसे को हम स्यूडोसीलोम कहते हैं वो कौन सी अवस्था होती है? तो जब सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मीसोडर्म। सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, लिखा स्यूडोसील। तो सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म। देह गुहा जब मध्य जनन स्तर से आच्छादित नहीं होती है तो उसी को हम स्यूडोसीलोम कहते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है एनालॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगस ऑर्गन्स विकसित होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास। इसके बाद नेक्स्ट है, सुकेंद्रीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर किसके द्वारा निर्मित होता है? द साइटोस्केलेटन शब्द आपने पढ़ा है कि साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल्स में किसके द्वारा बनता है? तो वो प्रोटीन सूत्रों के द्वारा बनता है, प्रोटीन के द्वारा बनता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का कि निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और स्टारफिश, इन सभी में पाए जाते हैं लैंप ब्रुश क्रोमोसोम।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी जो अवशेष पार्ट बचा हुआ है उसे एक और लेक्चर के माध्यम से समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।